हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गाइडेंस हब पर। आज हम लोग जर्मनी का एकीकरण पढ़ेंगे। कल हमने इटली का एकीकरण पढ़ लिया था। आज हम लोग जर्मनी का एकीकरण बढ़िया से पढ़ेंगे। इटली के एकीकरण कैसे हुआ हमने जाना, और कौन कौन योगदान दिया उसके बारे में हमने जाना। कौन थे पहले तो क्या थे, गैरीबाल्डी के मेजनी थे, एक मेजनी थे, एक गैरीबाल्डी थे, गैरीवाल्डी और क्या थे, और एक क्या थे, कावूर थे, काउंट कावूर। क्या थे? काउंट कावूर। ये तीनों का बहुत बड़ा योगदान था। इटली के एकीकरण कब हुआ? तो 1871 में हुआ। जर्मनी का भी एकीकरण कब हुआ? तो 1871 में ही हुआ। तो और इसमें जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा योगदान किसका है? बिस्मार्क का है। बिस्मार्क एक महान कूटनीतिज्ञ थे। ये कूटनीति करने में बहुत चतुर थे और इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। क्या आप लोग जानने के लिए तैयार हैं? बहुत उत्सुक होंगे, हमें तो लग रहा है। और जो नए स्टूडेंट हैं, वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों में, ठीक है। जर्मनी के एकीकरण में पहले बाधक तत्वों को हम जान लेते हैं, ठीक है। पहले ये 300 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। देखो, जर्मनी बहुत बड़ा क्या था, एक देश है और यह बहुत सारे छोटे छोटे, मान लो छोटे राज्य जैसे कि बिहार है, झारखंड है, ऐसे राज्यों में बटा हुआ था। यहाँ तो सरकार, एक ही सरकार सभी पे शासन कर रहा था, लेकिन इस पर सभी नहीं। यहाँ का राजा कोई अलग होता था, यहाँ का राजा कोई अलग, मान लो यहाँ का राजा कोई अलग, हर राज्य का राजा होता था वहाँ और अपने अनुसार शासन चलाता था, ठीक है। तो यह 300 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, ठीक। और उत्तरी जर्मनी में प्रोटेस्ट और दक्षिणी में कैथोलिक मत का बाहुल्य था। पहले उत्तरी में क्या, प्रोटेस्ट, और दक्षिणी में क्या था, कैथोलिक मत का बाहुल्य था। उत्तरी में क्या, प्रोटेस्ट, एक प्रोटेस्ट समुदाय है, जैसे कि होता है हिंदू मुस्लिम होता है ना, उसी प्रकार से एक जाति धर्म, ऐसे प्रोटेस्ट एक धर्म है और कैथोलिक भी एक धर्म है, ठीक है। यहाँ कैथोलिक प्रोटेस्ट को मानने वाले थे। इसी प्रकार से देखो, उत्तर भारत में क्या है, ज़्यादातर हिंदू धर्म मानने वाला है, समझ रहे हो ना। और यहाँ देखो, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव लोगों में क्या था। तीसरा, तो ये सबसे बहुत बड़ा कारण है। अब मान लो भारत, ये अपना जो भारत है, ये क्या था, गुलाम था। अब मान लो भारत में लोगों के प्रति जो लोग थे, ये लोग थे, अगर भगत सिंह, महात्मा गांधी, ये सभी अपने देश के प्रति उत्साह नहीं बढ़ाते, अपने देश को आज़ाद नहीं करवाते, आज़ादी के लिए प्रेरणा नहीं देते लोगों में, तो कैसे आज़ाद होता? नहीं। इसी प्रकार से इन लोगों में क्या था, आज़ादी के लिए इन सभी को आज़ादी चाहिए ही नहीं थी। ये सभी आज़ादी के लिए लड़ ही नहीं रहे थे, समझ रहे हो ना। राष्ट्रवाद मतलब अपने देश के प्रति प्रेम की भावना, अपने देश से इसे प्रेम ही नहीं था और ये चाहते ही नहीं थे कि मेरा देश आज़ाद हो। तो ये राष्ट्रवाद की भावना बहुत बड़ा योगदान देता है। अगर ये बढ़ा तो देश समझो आज़ाद हो गया। इसी प्रकार से देखो, भारत में भगत सिंह क्या थे, भगत सिंह जो थे, भगत सिंह थे। उन्होंने क्या, जेल में रहकर ही क्या किया, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाया और फांसी पे चढ़ा तो बहुत सारे जेल को घेर लिया गया। अगर उस दिन फांसी का डेट से पहले इनका फांसी दे दिया गया, ये तो पता होगा आप लोगों को। राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था, ठीक है। पहला 300 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। दूसरा, प्रोटेस्ट, दक्षिणी में प्रोटेस्ट और उत्तरी में प्रोटेस्ट और दक्षिणी में कैथोलिक मत का बाहुल्य था। तीसरा, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। समझ में आ गया। तो जर्मनी का एकीकरण में बाधा क्या था? आप देखो, जर्मनी के एकीकरण में कुछ नेगेटिव भी था और पॉजिटिव भी होगा। मतलब क्या, कुछ नकारात्मक और कुछ सकारात्मक। देखो यहाँ पे सहायक क्या हुआ, जर्मनी के एकीकरण के लिए क्या सहायक हुआ, जिससे जर्मनी का पूरा एकीकरण हो गया। एकीकरण मतलब क्या जानते हो ना, करण मतलब एक होना। क्या होना? एक होना होता है। तो ये 1806 में नेपोलियन जर्मनी राइन राज्य का राज संघ बनाया। देखो, नेपोलियन जो बोनापार्ट था, उन्होंने क्या किया, जर्मनी में गए और वहाँ इन्होंने क्या किया, जर्मन राइन राज संघ की स्थापना किया। और एक
क्या कानून बनाया। 1834 में व्यापारियों द्वारा जालबेरी नामक आर्थिक संघ का गठन किया गया। क्या किया गया? 1834 में जो व्यापारी थे उन्होंने क्या किया, जालबेरी नामक संस्था की स्थापना की है। वहाँ के व्यापारी लोगों ने आपस में मिलकर एक संस्था बनाया। पहला तो 1806 में क्या किया, नेपोलियन ने जर्मन राष्ट्र संघ की स्थापना 1834 में जालबेरी नामक संस्था की स्थापना किया। क्यों? सभी व्यापारियों का आर्थिक संघ एक हो, सभी का रुपया पैसा एक हो, इसके लिए बनाया गया। ये पूछा जाता है क्वेश्चन। शिक्षकों एवं विद्यार्थियों द्वारा ब्रुसेल्सेफ्ट यहाँ पे र लगेगा, ठीक है। ब्रुसेल्सेफ्ट नामक संस्था की स्थापना की है। वाइमर राज्य येना विश्वविद्यालय राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था। ये केंद्र कहाँ था? चलो, द्वारा दमनकारी कानून काल बाद आदेश का राष्ट्रीयता भावना को बढ़ाई गई। ये कानून, दमनकारी कानून काल बाद क्या था? जो लोग क्या करता था, ये जो लोग राष्ट्रवाद मतलब अपने राष्ट्र के लिए लड़ते थे उनको क्या मरवा दिया जाता था। जो लोग आज़ादी के लिए कोशिश कर रहे थे उन सभी को मरवा दिया जाता था। तो ये था, समझ में आ गया आप लोगों को। पहला क्या था 1806 में? क्या 1806 में नेपोलियन जर्मनी राज्य संघ का स्थापना किया। 1834 में जालबेरी नामक संस्था की स्थापना किया और शिक्षकों द्वारा ब्रुसेल्सेफ्ट नामक संस्था की स्थापना किया। वाइमर राज्य येना विश्वविद्यालय कहाँ? जर्मनी में ही है। मेटरनिक ने क्या किया, दमनकारी कानून कालसवाद का आदेश लाया। ठीक है, यही है। अब बिस्मार्क का क्या योगदान है? ये बहुत बड़ा इनका ही योगदान है। इनके कारण ही क्या होगा, जर्मनी का एकीकरण हुआ, वरना जर्मनी का एकीकरण नहीं होता। क्या तो बिस्मार्क प्रसा के शासक वियना का चांसलर था। मतलब क्या था चांसलर? मतलब पीएम मतलब समझते हो ना, प्रधानमंत्री क्या था? प्रधानमंत्री। बिस्मार्क ने जर्मन डाइट में प्रसा का प्रतिनिधि था। क्या था? जर्मन डाइट का प्रतिनिधि था। एक जर्मन डाइट एक क्या था, संस्था था, एक तरह से उसका क्या सदस्य थे ये। बिस्मार्क हीगेल के विचार, एक हीगेल के बहुत बड़े दार्शनिक थे। क्या थे? दार्शनिक। ठीक है, हीगेल क्या थे? जो हीगेल थे एक बहुत बड़ा दार्शनिक थे। दार्शनिक थे। ठीक है। बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किया। बिस्मार्क जो थे उन्होंने रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किया। रक्त एवं लौह नीति का मतलब क्या होता है कि इसमें क्या होता था कि मरो या करो, सीधा। इसमें जैसे भारत में एक मरो या करो का नारा आया था ना, उसी प्रकार से गांधी जी लाए, उसी प्रकार से बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किया। एक क्या था, एक नारा था इन्होंने, बिस्मार्क ने। ठीक है, ये बिस्मार्क 1830 में जो ऑस्ट्रिया का प्रशा संधि विरोध करता था, जिसमें प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण नहीं किया जाना था। इसमें इन्होंने 1830 के एक जो फ्रांस प्रशा के बीच संधि होती उसको क्या इन्होंने ठुकरा दिया, विरोध करना शुरू कर दिया। 1864 में फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर डेनमार्क को पराजित कर दिया। अब देखो, ये सभी के साथ मिलेगा और दूसरे देश को, ये ऑस्ट्रिया जो था ये किसी को नहीं चाहता था कि ये कोई भी देश नहीं चाहेगा कि आज़ाद हो, तो उन्होंने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर डेनमार्क को पराजित कर दिया। 1866 में क्या किया, ऑस्ट्रिया प्रशा के बीच सेडोन का युद्ध हुआ और सेडोन के बीच में ऑस्ट्रिया हारा। अब देखो, अब ये क्या करेगा, इटली की सहायता से हरा देगा। बिस्मार्क ने फ्रांस और इटली के समझौता सेडोन का युद्ध में ऑस्ट्रिया को हरा दिया। फिर 1870 में फ्रांस प्रशा के बीच सेडोन का युद्ध हुआ, जिसमें फ्रांस भी हार गया और जिसके कारण हारा। तो 10 मई 1871 में फ्रांस प्रशा के बीच फ्रैंकफर्ट की संधि हुई और जिसके तहत 1871 में क्या हो गया, जर्मनी का एकीकरण हो गया। क्या आप लोगों को जर्मनी का एकीकरण समझ में आया? जर्मनी का एकीकरण भी कब हुआ? 1871 में। ठीक है, तो बिस्मार्क के बारे में जाने, क्या जाने बिस्मार्क के बारे में। बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ये क्या थे,
विलियम का चांसलर था। विलियम एक होगा, विलियम एक का चांसलर, विलियम द्वितीय को शायद इसमें किताब में, ठीक है। यहाँ आप लोग को समझ में आएगा। अब ये तो 3 छोटे छोटे देश है उनके बारे में जानेंगे और इसके बाद हम भारत के बारे में जानेंगे। राष्ट्रवाद कहाँ कहाँ, राष्ट्रवाद की भावना का प्रभाव कहाँ कहाँ हुआ तो समझ में आ गया। आज हम लोगों ने जर्मनी का एकीकरण पढ़ा है, मज़ा आ गया आप लोगों को। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे छोटे यूनान हो गया, यूनान, हंगरी हो गया। इन सभी देशों के बारे में हम जानेंगे, कैसे एकीकरण हुआ, कैसे आज़ाद हुआ, इन सभी के बारे में जानेंगे। क्या आप लोग तैयार हैं? नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम, नेक्स्ट क्लास में। और दोस्तों में शेयर ज़रूर करना, ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना।